सो हेलो फ्रेंड्स। कल मेरा थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम हो गया था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो मेरे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और उस पर दोनों पर मैंने कूलम्स लॉ, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ चार्जेस, हाउ वी कैन ट्रांसफर अ चार्ज, ये सब मैंने बताया था। तो यहाँ पर आज हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं लाइट ऑन कर लूँ। ओके, नाउ in our screen यहाँ पर हमें Coulomb's law in vector form, it is same as before कि Coulomb's law is a law which gives a force of electrostatic, either a force of attraction or a force of repulsion between two static charges, point charges. But in vector form we will deal with the directions, either force 1 का मतलब चार्ज 1 का फोर्स चार्ज 2 पर या फिर चार्ज 2 का फोर्स चार्ज 1 पर। तो डायरेक्शन कैसी होगी उसकी, किस ओर होगी, 1 से 2 की ओर होगी या 2 से 1 की ओर होगी। यदि हमें डायरेक्शंस को स्पेसिफिक बता दें कूलम्स लॉ पर, तो वो लॉ जो होता है वो हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशंस देख सकते हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे क्या लिखा हुआ है कि जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर शो किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा ये, तो यहाँ पर आपके पास एक है R1। एक मिनट में ऐसा पेन ले लूं जी। तो यहाँ पर ये है मेरा Q1 और ये है मेरा Q2, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस है R। तो हमने बोला कंसीडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम। यहाँ पर देखिए मीडियम स्पेसिफाइड है, इट इज अ वैक्यूम। ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर? नाउ सी हियर, in vector form Coulomb's law can be expressed as this 2 1 will represent this 2 1. We can write here that force, हम लिख सकते हैं, मेरी राइटिंग इसमें बहुत खराब आती है, फोर्स ऑन चार्ज 2 किस वजह से, ड्यू टू चार्ज 1। तो 2 पर फोर्स चार्ज 1 की वजह से कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको बताता हूं। यहाँ पर ये आर स्क्वायर जो है वो बेसिकली मॉड है ना। यदि मैं मॉड किसका, R1 2 इन दोनों का मॉड ले लूं तो भी वो डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है, और यदि R21 का ले लूं तो भी उतना ही रहने वाला है, इसलिए मैंने इसको सीधे आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक, यहां पर हमने जो पहले कूलम्स लॉ में नहीं किया था वो अब कर रहे हैं। वी आर स्पेसिफाइंग डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन कैसा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों के बीच का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये मॉड इस मॉड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा सीधे सीधे वेक्टर का क्या आ जाएगा, सीधे सीधे क्यूब। अगर हम इस वेक्टर को तोड़ते हैं यूनिट को तो यहाँ क्यूब आ जाएगा। तो हमारा बेसिकली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा बेसिकली एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहां लिख देंगे अपन R का क्यूब, और यहां पे लिख देंगे R ऑफ 2 1 का वेक्टर इस फॉर्मूले से। ठीक है,
तो जब भी नीचे क्यूब आए और केवल यहाँ वेक्टर का डायरेक्शन हो तो आप समझ जाएं कि ये मेरा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब इस कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की क्या है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका आप इंपॉर्टेंस देखें। as r12 is equal to minus of r21 and f12 is, ये आपने पढ़ा रखा होगा 9th में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विच इज इक्वल टू सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसका मतलब होता है टू पॉइंट चार्जेस exerts equal and opposite force on each other, so Coulombian force obeys Newton's third law of motion। सेकंड इसका इंपॉर्टेंस, कोलम्बियन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है क्योंकि ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच के सेंटर्स पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोलम्बियन फोर्स। आइए, कोलम्बियन, अब आपको सेंट्रल फोर्स समझ में आ गया होगा कि दो चार्ज के दो बीच में लगता है इसलिए अपन उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो दो इंपॉर्टेंस हो गई, एक हो गई कि हमारा वो सेंट्रल फोर्स है और दूसरी चीज हो गई हमारी कि ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है, थर्ड लॉ को फॉलो करता है और सेंट्रल फोर्स है। लिमिटेशंस, चार्ज हमेशा कूलम फोर्स के लिए पॉइंट साइज्ड होने चाहिए और हमेशा रेस्टेबल होने चाहिए। दूसरी चीज सेपरेशन बिटवीन चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन उसके न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी फेम्टो, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। उससे हमेशा दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दो चार्ज एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए इनके बीच का चार्ज न्यूक्लियर साइज से डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है परमिटिविटी। आपने 10th में एक वर्ड पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी, पढ़ा था, जिसको अपन 10th में किस चीज से डिनोट किया करते थे, अपन डिनोट करते थे रो से, है ना, RHO, रो से। तो रो से जब डिनोट करते थे तो परमिटिविटी भी सेम है। ये दोनों चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है, वैक्यूम है, वाटर है, कोई गैस है, कोई सॉलिड है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स कैसे लगाएंगे, किसी एयर के थ्रू लगाएंगे, वाटर के थ्रू लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो वो नेचर सपोर्टिंग होगा या अपोजिंग होगा, ये डिसाइड करता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी किसी मीडियम की कैसे डिफाइन करते हैं, वो प्रॉपर्टी किसकी, मीडियम की, जो ये डिटरमाइन करे कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ऑफ चार्जेस कैसा रहेगा, उस मीडियम पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक रहेगा, सपोर्टिंग रहेगा, अपोजिंग रहेगा। तो परमिटिविटी कुछ नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की, ऐसे परमिटिविटी प्रॉपर्टी है मीडियम की, जो डिटरमाइन करती है दो चार्जेस के बीच का फोर्स। अब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमने अगर रखा है दो चार्जेस के बीच के, कहां पर रखा हुआ मीडियम, देखिए वाटर, तो वाटर में रखा हुआ 1/80th टाइम्स होगा फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस एट सम डिस्टेंस इन एयर, मतलब 1/80 गुना फोर्स कम हो जाता है एज कंपेयर टू एयर, कहां पर, वाटर पर। इसका मतलब क्या होता है, परमिटिविटी वाटर की 80 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, मतलब वाटर परमिट करता है 80 टाइम्स मोर मीडियम, सपोर्टिंग मीडियम प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू एयर। तो वाटर इज मोर सपोर्टिंग फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन अ मीडियम। क्लियर? नाउ हियर नेक्स्ट थिंग,
What is dielectric constant and relative permittivity? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? वैक्यूम पर अगर अपन कूलम्स लॉ लें तो F वैक्यूम फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम दूसरे मीडियम पर जाएंगे तो F मीडियम 1/4π, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट की जगह हो गया एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि इन दोनों का आप रेशियो निकालते हैं तो पूरा का पूरा ये कट गया, ये कट गया, केवल क्या बचा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो क्या रेशियो हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी रेशियो को अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस kept apart in vacuum to the force between same 2 point charges kept at some distance in any other medium। क्लियर है? तो ये कहलाई रिलेटिव परमिटिविटी, रेशियो हो गया परमिटिविटी एट द मीडियम अपॉन परमिटिविटी एट द एयर सॉरी, और फोर्स एट वैक्यूम अपॉन फोर्स एट मीडियम। तो ये जो रेशियो हुआ किसका? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का, एज इट इज डायमेंशनलेस। क्योंकि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? दोनों ही परमिटिविटी का रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगी डायमेंशनलेस। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये कहता है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर यदि बहुत सारे चार्जेस का फोर्स लग रहा हो तो उस पर नेट लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन सबका एल्जेब्रिक सम होता है। क्लियर है? तो आप देखिए क्या बोल रहा है ये। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग तो टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। मतलब उस पर लगने वाले फोर्स सब फोर्सेस का सम होगा। और इस पे एक चीज और लिखी हुई है, ये वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by the presence of other charges। तो किसी एक का फोर्स लग रहा था उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से Q1 पे लग रहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका Q2 का। तो ऐसे सब का इंडिविजुअल फोर्स का अगर अपन सम निकालते हैं कहां पर? Q1 पर, तो उन सब का सम कहलाएगा हमारा इक्वल टू इंडिविजुअल फोर्सेस। यही कहला गया हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखिए यहां हमने लिया n चार्जेस लिए हैं Q1 Q2 Q3 से लेके Qn तक, उसको वैक्यूम पे प्लेस कर दिया पॉइंट्स पर R1 R2 R3 Rn तक। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिए सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के हिसाब से नेक्स्ट एक्सप्रेशन आगे क्या है, नेट F1 पे लगने वाला 1 पर 2 की वजह से, 1 पर 3 की वजह से, 1 पर n की वजह से, इन सबका अलजेब्रिक सम नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 ये हुआ। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पहले वाले का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, यूनिट वेक्टर लगा है, वेक्टर फॉर्म चल रहा है। फिर 1/4πε0 Q1 Q2 R12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को कैसे? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। इसी को नीचे लेकर आए तो देखिए क्यूब बन गया था। ये पावर हमारी जो स्क्वायर होती थी कूलम्स लॉ में अब कितनी हो गई? 3, क्योंकि ये वाला मॉड इस मॉड से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब भी वेक्टर फॉर्म लिखें तो याद रखें यहां पर आएगा वेक्टर ये, और ये पावर हो जाएगी 3।
ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर था, आपको पता ही हो। फिर टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन दिस Q1 Q3, ये फोर्सेस हैं, R1 माइनस R3 Q1 Qn R1 माइनस Rn, ये हो गया। और अगर इसी पर अपन फील्ड देखते हैं तो क्या हो जाता है, वो रिस्पेक्टिव डिवाइड हो जाता है। तो F1 हमने क्या लगाया, समीशन Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन है क्योंकि Q1 पे ही निकाल रहे हैं। अब बदलते जाएंगे, Q2 Q3 Q4, तो अपन ने ले लिया QI, I कहां से डिफाइन, 2 से लेकर N तक, तो R1 माइनस RI R1 माइनस RI का Q। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो आप बार बार देखकर सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field due to a point charge, system of charge, electric dipole, dipole moment, charge distribution, electric field, ठीक है, due to an electric dipole on axial point, due to an electric dipole on equatorial plane, और next torque on a dipole। इतना अपन करेंगे। अब मेरी लास्ट रिक्वेस्ट, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल मेरा और शेयर करिए वीडियो। Thank you so much. We will meet in the next video. Good night. Take care. Bye bye.